गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में अब तक 4 क्लास हो चुकी है हमारी, ये हमारी 5th क्लास है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बच्चों आज का जो हमारा पुराना जो डिस्कशन था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम लोगों ने लुईस संरचना बताया था। और लुईस संरचना में हम लोगों ने नाइट्रोजन NO3 की, नाइट्रेट आयन की लुईस संरचना बनाई थी। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें CO3 की लुईस CO3 - 2 कार्बोनेट आयन की लुईस संरचना बनानी है। लुईस संरचना का तरीका क्या बताया था बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी कंपाउंड की लुईस संरचना बनानी हो उसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में कार्बन में कितने होते हैं बच्चों? कितने होते हैं? प्राथमिक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बात कर ले बच्चों, 1 में 6 होते हैं, तो 6 तिया कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इसके बाद में, तो ये टोटल कितने हो गए? 18 और 4 22 2 24 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी हो गए। NO3 में भी 24 थे, कल बताया था आपको। संरचना बताने का तरीका ये बताया था बच्चों आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो केंद्रीय धातु होता है उसको बीच में लिखते हैं, या जिसकी विद्युतता कम होती है उसको बीच में रखते हैं। बाकी जो होते हैं अदर एलिमेंट एटम्स होते हैं उसको उसके चारों तरफ रख देते हैं। पहले बताया था मैंने आपको। उसके बाद बताया था सबको हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद में सबके बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मेंशन कर देते हैं। आपको मालूम है ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मैंने बताया था आपको कि इसका ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन का अष्टक देखिए 2 2 4 2 6, और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 8 हो गए। इस तरीके से इसके भी 8 हो जाते हैं, 6 और 2 8, 6 और 2 8। लेकिन इस कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है इसका ऑक्टेट, इसका अष्टक पूरा करने के लिए। तो क्या करें, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट कर देंगे। सपोज आपने कहा सर ये वाले शिफ्ट कर दीजिए, तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चों, और इसकी जगह मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। इज दैट क्लियर बच्चों? अब ये इसकी हो गई कूपर संरचना। कौन सा संरचना होगी बच्चों? कूपर संरचना हो गई इसकी। इस कूपर संरचना को अगर हम लोग अब लुईस संरचना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं बच्चों। लुईस संरचना बनाने का तरीका बताया था क्या कि डॉटेड स्ट्रक्चर से होती है। ये कार्बन हो गया हमारे पास में, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इसके अंदर इस वाले ऑक्सीजन पे हम कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ये है यहाँ पर जो इनका अष्टक पूरा करेंगे। इस वाले ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अंदर कंबाइन वो ये होंगे बच्चों। इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसके अष्टक इस तरीके से पूर्ण हो जाएगा बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है बच्चों, यही स्ट्रक्चर कहलाती है लुईस की संरचना। ठीक है बच्चों, मैंने कल आपको इसके अंदर फॉर्मल चार्ज भी निकालना बताया था, औपचारिक आवेश भी निकालना बताया था। और औपचारिक आवेश या फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको मालूम था। फॉर्मूला था सबसे पहले फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश इज इक्वल टू था बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस, उसके बाद बताया था मैंने आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने के काम में नहीं आ रहे हैं, फ्री हैं। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। उसके बाद में -1/2 बताया था। फिर बताया था आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बंद बनाने के काम में आते हैं। तो यार 2 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, तो लिख देंगे इंटू 2। ये क्या बच गया? 1 हो गया बच्चों। तो कितना बच गया? -1। तो इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। ये इसकी तरह एक है बच्चों, तो इसमें भी कितना आ जाएगा? -1। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर निकालना है अपने, डबल बॉन्ड, ये तो दोनों सिंगल बॉन्ड थे इसलिए दोनों -1 हो गए। इसका निकालना है, तो इस वाले ऑक्सीजन का अगर हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालें बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पास में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है आपको? 4 -1/2। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों? आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है 2 और 2 4, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाने का काम, ये वाले दोनों
तो ये हो गया इंटू 4, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 और माइनस का 6, टोटल कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। तो इसका औपचारिक आवेश आ गया -1, इसका आ गया -1, इसका क्या आ गया बच्चों 0। इज दैट क्लियर? अगर इसको ओवरऑल चार्ज की बात करते हैं तो उसका भी औपचारिक आवेश निकाल लेते हैं। इसको औपचारिक आवेश की बात करें बच्चों तो इसके अंदर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का अगर फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन का निकाले हम लोग तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 माइनस। उसके बाद बच्चों देखें इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं तो 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 2 4, 2 6 और 2 8, तो 1/2 इंटू 8 कितना आ गया 4, 4 में 4 गया तो कितना आ गया 0। तो अगर ओवरऑल चार्ज इस पे निकालें तो ओवरऑल चार्ज हो गया ये -2 है, ठीक है, और तो इस पर दोनों में 0 तो कितना आ गया -2। आप देख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं। इसकी CO3 की लुईस संरचना है। इसके एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग निकालते हैं बच्चों ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ओजोन की बात करें बच्चों फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, क्या होता है, सही है O3। O3 की बात करें बच्चों इसकी संरचना हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है बच्चों, अष्टक पूरा कर देते हैं 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसकी बात कर रहे हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। अगर हम लोग मान लीजिए इस ओजोन के स्ट्रक्चर के अंदर इस वाले ऑक्सीजन को माने हम लोग A, इसको माने B, इसको माने C, और मैं आपसे कहूं कि इस ओजोन के अंदर हर एक ऑक्सीजन पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। ऑक्सीजन A के अंदर अगर हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो आप कहेंगे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बंद बनाने का में नहीं आ रहे, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस 1/2, उसके बाद आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 और 2 4 हो गए, कितना हो गया तो कितना है -2 और -6 हो गया, 6 6 गया तो कितना 0, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया बोलिए 0, बिल्कुल सही है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन B वाले का फॉर्मल चार्ज अगर हम लोग निकालें और इससे क्या निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे है ना बच्चों, नहीं ये इसके जैसा है तो ये भी नहीं, तीनों अलग अलग है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले इसका निकाल देते हैं। फॉर्मल चार्ज निकाले इसका तो बच्चों इसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग B वाले ऑक्सीजन की, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 6, आपको मालूम है बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2 2 4 2 6 -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, कट गया बच्चों 6 में 6 गया, कितना हो गया 0, तो फॉर्मल चार्ज इसका भी कितना हो गया 0। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलिए। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस ऑक्सीजन की बात करें इसका कितना हो गया, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, नहीं 1 बच गया ना, तो 1 माइनस हुआ तो सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी इसका -1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको तो वही फॉर्मल चार्ज ऑफ C निकाल देंगे, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं 2 2 4 और 2 6, भाई ये काम आ रहा है ना बॉन्ड बनाने में, ठीक है, तो इंटू 6 कितना आ गया 3 बार, ठीक है, 3 2 6 तो 3 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, तो ये हो गया 6 माइनस कितना हो गया 5, तो कितना हो गया प्लस का 1 आ गया बच्चों, तो ये हो गया प्लस का 1, मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज है 0, इस पे है -1, इस पे है +1। अगर ओवरऑल चार्ज निकालेंगे तो -1 +1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन यौगिक है, उदासीन अणु है ये, आप जिसको ऑक्सीजन ओजोन कहते हैं। बात समझ आ गई, फॉर्मल चार्ज निकालना आ गया। एक एग्जांपल और ताकि इससे कंफर्म हो जाए आपको, मान लीजिए सपोज बच्चों आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है और लुईस संरचना बनानी है SO4 की, SO4 -2, फटाफट से बोलेंगे आप जल्दी से, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल ये है, 4 ऑक्सीजन आपने ये जोड़ दिए,
पहला स्टेप केंद्रीय धातु को बीच में, बाकी को चारों तरफ, जिसकी विद्युतीयता ज्यादा है इसकी कम उसको बीच में। तो उसके बाद अगला स्टेप बोलो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, अष्टक पूरा करना था। 2 2 4 2 6 बाह्यतम दिशा के इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। इसका अष्टक देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8। इसका अष्टक देखो 2 4 6 और 8। सबका अष्टक पूरा हो गया। फॉर्मल चार्ज हर एक का निकालना है, सब एक जैसे दिख रहेगा, किसी भी एक का निकाल दो सब में इक्वल हो जाएगा। इसका निकाल देते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, इसका औपचारिक आवेश निकालेंगे। बाह्यतम दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 6, 2 2 4 2 6, माइनस 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, एक बंदे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इंटू 2 कितना हो गया, तो 6 माइनस का 6 और 1 7 हो गया ना, -7 कितना हो गया, -1। मतलब इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, ठीक है। लेकिन आप तो कैसे नहीं, तो माइनस का 2 है बिल्कुल। अभी सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना बाकी है, इसका निकाल देते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो देखिए इसकी बाह्यतम दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की सीरीज में आता है, कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं देना आपको, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही है इसलिए 0, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहेंगे सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 1/2 इंटू 8 कितना है 4। तो कितना प्लस का 2 नजर आ रहा है क्या, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच गए ना, प्लस का 2। तो माइनस का 4 में से जब प्लस का 2 चला जाएगा तो माइनस का 2 शेष रहेगा। तो ये ओवरऑल चार्ज कितना किस पे, माइनस का 2। लेकिन अगर वैसे बात करें तो फॉर्मल चार्ज हर एक ऑक्सीजन पे कितना है बच्चों, -1। तो ये था हमारे पास में लुईस संरचना कैसे बनती है। ये कूपर संरचना लुईस संरचना बनाना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, इसको हटा देंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ये लगा देंगे, बात समझ आ गई। तो ये इसकी लुईस संरचना। बोलिए बच्चों क्लियर हो गया, चले आगे चलिए। फॉर्मल चार्ज के बाद बच्चों, अच्छा आपको एक होमवर्क दे देता हूं बच्चों, आप क्या करेंगे, आप इनके PO4 -2 का आप वो बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, बना लेंगे। एक काम है आपका फॉर्मल चार्ज के बारे में। अगली चीज बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगली जो चीज हमारे पास में वो है आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण। कहने मतलब यह है कि कहीं पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है और हमें यह बताना है कि उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितने हैं, कोवेलेंट लक्षण, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज कितनी है उसके अंदर, ठीक है। इसी को हम लोग फजास रूल भी बोलते हैं, फजान नियम। इसी को हम लोग फायंस नियम भी बोलते हैं बच्चों, फायंस नियम, एक ही बात होती है। ये क्या कहता है, ये थ्योरी सिंपल से बिल्कुल, ये थ्योरी कहती है बच्चों कि मान लीजिए कोई एक छोटा धनायन है, ये कांटेक्ट में आता है एक बड़े ऋणायन के, ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, धनायन है ऋणायन है। तो ये कहता है कि जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो जो इलेक्ट्रॉन अब्र है ये इसकी तरफ आकर्षित होता है, और होता यूं है बच्चों कि इसकी जो आकृति होती है वो विरूपित हो जाती है। कैसे हो जाती है बच्चों, विरूपित हो जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसा रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज आपका इस तरीके से कुछ हो जाएगा। इस विरूपण को ही हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कौन से लक्षण आ गए बच्चों, इसमें सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि फजांस के अकॉर्डिंग टू फजांस, जब कोई छोटा धनायन बड़े ऋणायन के संपर्क में आता है तो इस ऋणायन के आकार में विरूपण हो जाता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिकों के अंदर कौन से लक्षण आ गए बच्चों, सहसंयोजक लक्षण। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, देखिए यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा। आयनिक बंधन में तो क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें शेयरिंग आपको नजर आ रही है कि भाई दोनों शेयर कर रहे हैं कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गया आपको। दूसरी बात बच्चों इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये विरूपण जितना ज्यादा होता है, इसके अंदर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जिसके अंदर विरूपण जितना ज्यादा होता है, विरूपण जितना ज्यादा होगा बढ़ेगा, तो यूं कह सकते हैं उस यौगिक में सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए ये जो धनायन है, अगर ये विरूपण कम करता है, तो यूं कह सकते हैं इसमें कौन से होते हैं, आयनिक लक्षण बढ़ते हैं। मतलब कोई एक यौगिक है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे या कोवेलेंट कैरेक्टर, इट्स डिपेंड्स ऑन डिस्टॉर्शन, कि किसी भी यौगिक में कितने आयनिक लक्षण होंगे या कितने सहसंयोजक लक्षण होंगे, ये डिपेंड करता है कि विरूपण कितने अमाउंट में है, ज्यादा है या कम है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको टिपिकल से लग सकता है, सर ये किस तरीके से निकालेंगे, जेड में आपको इतना ज्यादा आगे नहीं जाना है, आपको इसके अंदर कुछ शॉर्टकट में आपको दे देता हूँ जो आपको याद रखना है। ओके बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूं बिल्कुल शॉर्टकट सा। इसमें आ गया अपना पास में केस नंबर 1, ठीक है, लिथियम, ठीक है, उसके बाद में बेरिलियम, उसके बाद में बोरोन, उसके बाद में कार्बन। क्या देख रहे हैं, इससे चल रहे हैं ना। जब हम लोग आवर्तित है भाई, बिल्कुल सर आवर्त है कि जब आवर्त में हम लोग बाईं से दाईं ओर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, जब जब धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ रहा है ना, +1 +2 +3 +4, धनावेश बढ़ता है तो क्या बढ़ता है बच्चों, इसके अंदर ध्रुवणता भी बढ़ती है। जितना ज्यादा धनावेश होगा ध्रुवणता उतनी ज्यादा होगी, ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी उसमें सहसंयोजक लक्षण भी उतने ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, polarity increased and covalent properties increase। फॉर एग्जाम्पल इसको यूं कह सकते हैं, एग्जाम्पल है LiCl, एग्जाम्पल है BeCl2, एग्जाम्पल है BCl3, एग्जाम्पल है CCl4। आपसे कहा गया बताओ किस यौगिक में सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा होंगे, आंसर है CCl4 में। सबसे कम किस में होंगे, LiCl में। तो सिंपल सी बात ये, धनावेश के अकॉर्डिंग बात करें तो आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या बढ़ाएंगे बच्चों, ध्रुवणता उस यौगिक की बढ़ जाएगी, मतलब उसमें सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम बात कर रहे हैं केस सेकेंड की, बिल्कुल अपोजिट है, एक याद कर लेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहां बात कर रहे हैं हम लोग यहां आप गौर से देखेंगे, ये वर्ग हो गया ना अपना, क्या हो गया भैया, वर्ग हो गया। जब वर्ग के अंदर हम लोग बात करेंगे और अप टू डाउन चलेंगे, ठीक है, जब हम लोग वर्ग की बात करेंगे और अप टू डाउन चलते हैं बच्चों, तो सिंपल सी बात ये हो गई। आप मुझे बताइए, क्या धनायन का आकार की बात करें, धनावेश का ऊपर, यहाँ आकार की बात करें, धनायन का आकार बताइए क्या बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल। जब जब धनायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणता क्या होगी बच्चों, कम होगी, और जब ध्रुवणता कम होगी तो क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण भी क्या होंगे, कम होंगे। मतलब सहसंयोजक लक्षण होते क्या होंगे, आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया LiCl, फिर लिख दिया मैंने NaCl, फिर लिख दिया मैंने KCl, फिर लिख दिया RbCl,
ठीक है, फिर लिख दिया CaCl। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि जब अप टू डाउन चलते हैं तो धनायन का आकार क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो ध्रुवणता क्या हो रही है, कम हो रही है, और यूं कह सकते हैं आयनिक लक्षण बढ़ते हैं और सहसंयोजक लक्षण कम होते हैं। ये धनायन से रिलेटेड हमारी बात हो गई। बात समझ में आ गई आपको? ये इसकी जगह ये वाला भी हो सकता था Be+2, ये हो सकता था मेरे पास में Mg+2, ये हो सकता था मेरे पास में Ca+2, फिर हो सकता था Sr+2, फिर हो सकता था Ba+2। अब आपको वो इस फॉर्म में दे दे या वैसे लिख के दे दे, BeCl2 ऐसे लिख के दे दे, ये लिख दे MgCl2, ये लिख दे CaCl2, ये लिख दे SrCl2, ये लिख दे BaCl2। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे धनावेश का आकार बढ़ेगा, धनावेश का आकार बढ़ेगा, तो यूं कहेंगे कि उसकी ध्रुवणता कम होगी, पोलराइजेशन कम होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे, जो सहसंयोजक लक्षण होंगे, वो भी घटेंगे। बात समझ में आ गई? बोलिए, बोलो बच्चों, आगे समझ में? इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। अब ऋणायन की बात करें बच्चों हम लोग, तो ऋणायन की बात देखिए आप। यहां बात कर रहे हैं हम लोग ऋणायन की, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो बताओ क्या लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं क्या, माइनस दाईं ओर चल रहे हैं? तो मुझे बताओ आप, जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ऋण आवेश की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका केस हो गया थर्ड। जब ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश घटता है तो क्या होता है बच्चों, सहसंयोजक लक्षण भी क्या होते हैं, घटते हैं। इसको यूं कह सकते हैं कि जब ऋणावेश घटेगा तो ध्रुवणता घटेगी, ध्रुवणता घटेगी तो सहसंयोजक लक्षण भी घटेंगे। और बात करें हम लोग केस फोर्थ की, तो अगर हम लोग अब ऋणावेश के आकार की बात कर रहे हैं, ये चार्ज की बात थी, -3 -2। अब आकार की बात कर रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब हम लोग अप टू डाउन चल रहे हैं बच्चों, किसी वर्ग के अंदर चल रहे हैं, तो बताइए क्या ऋणावेश बढ़ रहा है क्या? जब ऋणावेश बढ़ता है तो सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ते हैं। सीधी सीधी सी बात होगी, एक याद कर लो, दूसरा उल्टा करोगे तो हो जाएगा आसानी से। तो यूं कह सकते हैं कि अगर सहसंयोजक लक्षण को ध्रुवणता से भी जोड़ा जा सकता है, तो जितनी ज्यादा ध्रुवणता होती है वो यूं कह सकते हैं बच्चों, उसके अंदर सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है आपका फजान्स रूल। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। एक टॉपिक बच्चों और हम लोग बाद में लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के, और इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं बच्चों आपसे बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल इसको बोलते हैं हम लोग बंद कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? बंद कोण। बंद कोण से रिलेटेड वैसे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं अपने पास में। एक आधे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं कि NH3 PH3 और ASH3 के अंदर आप बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, सबसे कम किस में होगा और सबसे कम किस में होगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों इसके अंदर नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास में, ये फॉस्फोरस, ये 3 हाइड्रोजन होंगे, ये AS, ये 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, सबके पास में क्या है बच्चों? लोन पेयर होगा। जब लोन पेयर होगा, अगर आप इसको गौर से देखेंगे बच्चों तो आपको नजर आ रहा होगा सबसे ज्यादा विद्युत घनता नाइट्रोजन की है, फिर फॉस्फोरस की है, फिर आर्सेनिक की है। ठीक है बच्चों,
तो ये ध्यान रखेंगे कि जितनी ज्यादा विद्युत भिन्नता होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ उतनी ज्यादा खींच के रखेगा। खींच के रखेगा तो मतलब टाइटली पकड़ के रखेगा इसको, तो क्या होगा, ये मूवमेंट इसका बहुत कम हो पाएगा बच्चों। ठीक है, इसके अंदर इसकी जो होल्डिंग होगी इस पे थोड़ी और वीक होगी, उसकी और ज्यादा वीक होगी। तो जितनी ज्यादा होल्डिंग्स होती है उतना ज्यादा कम मूवमेंट होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका, उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया आपका जैसे OF2, ठीक है, H2O और OCl2 की बात करें अगर हम लोग, तो बच्चों अगर इस तरीके से बात करें इसके अंदर, तो देखिए बच्चों ये ऑक्सीजन, ये 2 फ्लोरीन हो गए। ठीक है बच्चों, इसके अंदर इसकी बात करें ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर। एक मिनट जगह बना लेते हैं बच्चों इसमें थोड़ा सा एक बार। इसकी बात कर रहे हैं, ये OF2 हो गया बच्चों आपका। इसकी बात कर रहे हैं ये H2 हो जाएगा आपका। इसकी बात कर रहे हैं ये हो जाएगा आपका OCl2। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें बच्चों तो आपको पता है ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। इसमें भी 2 लोन पेयर होंगे, इसमें भी 2 लोन पेयर होंगे। आप कहेंगे सर दोनों में तीनों में 2-2 लोन पेयर तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो इस दोनों में सबसे ज्यादा विद्युत इसकी है। विद्युत ज्यादा इसकी है तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा लोन पेयर को, तो क्या होगा, ये ज्यादा इधर मूव करेंगे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो और नजदीक आएंगे। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ही होती है ना। तो अगर हम लोग इसके अंदर बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे कम बॉन्ड एंगल तो हो जाएगा किसका, OF2 का। क्यों हो जाएगा सबसे कम, क्योंकि बच्चों इसकी विद्युतता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को इधर भी खींचेगा ये इधर से भी खींचेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। उसके बात करें इसकी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कितनी होती है, 2.7 समथिंग होती है। कुछ लोग 3 भी कंसिडर करते हैं, 2.1 ही होती है। तो यहाँ पर अब उसके बाद में इसकी बात करें तो ये भी खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, इसमें भी रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसके अंदर में हो जाएगा OCl2। और सबसे कम सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है किसमें, H2O के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये एक ऑर्डर आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों, चले आगे। इसके बाद में बच्चों अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में NF3, NCl3 एंड NBr3। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं वही नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं, और नाइट्रोजन और 3 ब्रोमीन आपको नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों। सेम थिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतता ज्यादा, ठीक है, उसकी और कम, तो यूं कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया आपको, रीजन समझ में आ गया। क्योंकि सीधी सी बात कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों, उसका बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाता है। यूं कह सकते हैं उसके अंदर रिपल्शन, प्रतिकर्षण, रिपल्शन उतना ज्यादा होता है, और उससे क्या होता है, बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाता है। तो सीधी सी बात हो गई, आपको ये याद रखना है कि विद्युतता जितनी ज्यादा, प्रतिकर्षण उतना ज्यादा होगा, और जिसका प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होता है उसका बंध कोण उतना कम होता है। बात समझ आ गई बच्चों, बोलिए। बाकी CH4, NH3 और H2O का मैं बता चुका हूं आपको, बताया था आपको, बोलिए। CH4 में कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट, कोई लोन पे नहीं था। इसका कितना था, 107 डिग्री, इसका कितना था, 105 डिग्री, 104.5। ठीक है, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल हो जाएगा बच्चों ये, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके अंदर, वो एक एग्जांपल है बच्चों आपका CF4,
ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा आपका CCl4, उसके बाद में हो जाएगा आपका CBr4 और फिर हो जाएगा CI4। सब एक जैसे हैं इसके अंदर। बात कर लें इसके अंदर बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नजर आ रही है, और इसके अंदर खास बात ये है अपन बच्चों ये देखते हैं साइज। तो इसके अंदर फ्लोरीन का साइज, ये कार्बन हो गया, ये 4 फ्लोरीन ऐसे हो गया आपके इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, साइज छोटा है इसका। क्लोरीन की बात करें, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होगा। ब्रोमीन का इससे बड़ा साइज होगा, और आयोडीन का इससे बड़ा साइज होगा। जितना बड़ा साइज होगा पास पास उतना नजदीक रहेगा, तो जो कह सकते हैं बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल का क्रम ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप कहेंगे सर इसमें विद्युतीयता, तो देखो इसमें डायपोल मोमेंट काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको सारी सममित संरचनाएं हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको मालूम है जब सारी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या होगा इसके अंदर, आपको नजर आ रहा है, जब सारी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सममित संरचनाएं होती हैं, तो क्या होता है बच्चों, उसके अंदर डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। बता चुका हूँ चतुष्फलक की संरचना के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद करने थे। बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब ये था बच्चों हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग का एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जिस जिस पॉइंट में आपको याद करना है उस तरीके से याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने आपको बताया, लुईस ने बॉन्ड बनने की 3 कंडीशन बताई थी। लुईस ने बॉन्ड बनाने की 3 कंडीशन आपको बताई थी। पहले बताया था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होना, उससे आयनिक बंध बना था। फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हमारा सहसंयोजक बंध बना था। और फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको कि जब इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही बंधा देता है, एक ही एलिमेंट दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन देता है, तो सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग ने इस चैप्टर में आगे चले तो हम लोगों ने उन यौगिकों की बात की, उन पॉइंट्स की बात की जिसके अंदर अष्टक पूरा नहीं है लेकिन फिर भी यौगिक बन रहे हैं। जो कह सकते हैं वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल था, यूं कह सकते हैं लुईस के अष्टक नियम का विलोपन था, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, ये सब हम लोगों ने बताया। यहाँ एक और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना बच्चों कि NH4Cl होते इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन खास बात ये बच्चों इसके अंदर की एक आयनिक यौगिक की तरह काम करता है, ये आपको बात है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ये बताने के बाद बेटा बच्चों हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 3 थ्योरीज पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट थी अपने आप में। पहले पढ़ी आपकी एमओटी के अंदर हम लोगों को पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी, हुंट तथा मुल्लिकन ने। और हुंट तथा मुल्लिकन ने आपको पता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, वो बताया आपको कि मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उसके अंदर 2 परमाणु कक्षक मिलकर के अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एनर्जी लेवल कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन की बात करें, सबसे कम एनर्जी लेवल होता है 1s का, उससे ज्यादा होता है सिग्मा 1s का, इससे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार 1s का, उससे ज्यादा होता है सिग्मा 2s का, इससे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार 2s का। उसके बाद में इससे ज्यादा होता है हमारे पास में किसका होता है बच्चों बताइए, बनाया था ना पिक्टोरियल, उसमें सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में पाई px का, ठीक है, ये होता है पाई py के बराबर। लेकिन यूं कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर सिग्मा pz इससे ज्यादा होता है, इनसे ज्यादा होता है पाई स्टार px का, इससे ज्यादा होता है पाई स्टार पाई स्टार py का होता है, सबसे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार pz का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन से लेके फ्लोरीन या नियोन तक चले बच्चों तो ध्यान रखना है क्रम आपका यही होता है, सेम कौन होता है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में pz को आपको पहले लाना, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर।
तो यहाँ तो होता है सिग्मा पी जेड, फिर होता है पाई पी एक्स बराबर पाई पी वाई, ये एज चलेगा, ये हो जाएगा पाई स्टार पी एक्स बराबर पाई स्टार पी वाई, और सबसे ज्यादा हो जाएगा सिग्मा स्टार पी जेड। और फिर इसके अंदर मैंने आपको अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रकृति क्या होती है वो बताया। उसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बताया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबके बारे में आपको बताया बच्चों। बताने के बाद में फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया VSEPR सिद्धांत, VSEPR थ्योरी, और VSEPR सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर है केंद्रीय धातु के पास में, तो उसकी संरचना डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब संकरण के अकॉर्डिंग उसकी संरचना नहीं होती है। और उसमें मैंने हम लोग को बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, टी शेप, वी शेप, के शेप, लीनियर रेखीय संरचना, सब एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बताया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों डायपोल मोमेंट एक अपने आप में एक टॉपिक अच्छा था, उसके बारे में डिस्कशन किया, और ये बताया था डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है वो अध्रुवीय होता है, जिसका जीरो नॉन जीरो होता है वो ध्रुवीय होता है। और उसके अंदर कुछ एग्जांपल डायपोल मोमेंट के कौन कौन से जीरो होते हैं ये आपको बताया, एग्जांपल बताया, इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद वीबीटी हम लोगों ने पढ़ा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी बच्चों, अच्छा VSEPR किसने दी थी, गैलेस्पी और नाइहोम ने। और ये किसने दी थी वीबीटी, ये दी थी आपकी हिटलर और लंदन ने। और इसने बताया था कि कभी किसी भी अणु का जब निर्माण होता है तो उस कंडीशन पे होता है कि जब आकर्षण बल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रतिकर्षण तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यही वजह है कि H2 बनता है लेकिन He2 नहीं बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़े, हम लोगों ने तो लुईस की यौगिकों की संरचना क्या होती है वो बताइए आपको, उसमें फॉर्मल चार्ज निकालना बताया। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, फॉर्मल चार्ज का ये औपचारिक आवेश का फॉर्मूला होता है, किसी भी तत्व की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम में नहीं आ रहे, उसके बाद माइनस 1/2 गुणा आगे क्या लिखना था, बंधी इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज बना के निकाल के दिखाए काफी सारे एग्जांपल्स। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आगे पढ़ा फायांस रूल्स या फजांस रूल्स, और उसमें सिंपल से आपको ये बात बताई हुई है कि जिसमें जितनी ज्यादा ध्रुवणता होती है उसमें संयोजक लक्षण उतने ज्यादा होते हैं, जिसमें ध्रुवणता जितनी कम होती है उसके अंदर संयोजक लक्षण उतने कम होते हैं, मतलब आयनिक लक्षण ज्यादा होते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको वर्ग और आवर्त में माइनस और प्लस चार्ज पर कैसे इफेक्ट करेगा वो भी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में आगे पढ़ा बॉन्ड एंगल के बारे में, बंद कोण के बारे में, और ये बताया आपको कि प्रतिकर्षण किसी के अंदर विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होती है किसी यौगिक के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण उतना ज्यादा होता है, और प्रतिकर्षण जिसमें ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाता है, ये बताया था। तो यूं कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है बच्चों वो किसके, विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट ऑफ इसमें कर ली है, फिर भी अगर कोई डाउट्स आते हैं आपको तो आप हमें ऑनलाइन पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में मिलेंगे आपको।